सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। हमें व्हाट्सएप पर सवाल आया है कोलकाता से ममता जी का। इनका सवाल है आरवीएनएल पर 100 शेयर्स इन्होंने 192 पर लिया हुआ है, थोड़े ऊपरी स्तर पर ले लिया था क्योंकि हम देख रहे हैं कि 199 तो कंपनी का 52 वीक हाई है, उन स्तरों के पास लिया और वहां से स्टॉक थोड़ा नीचे आ चुका है। गौरांग, आपसे सवाल होगा आरवीएनएल पर, फिलहाल तो नुकसान में है लेकिन बने रहने की सलाह देंगे अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है तो। धन्यवाद पूजा आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो सेक्टर के ऊपर यानी कि भारतीय रेल से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां हो, उस पर मैं टिप्पणी करूंगा। आ, रेल विकास निगम के ऊपर कोई स्पेसिफिक कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक ब्यौरा आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। हमारा अनुमान यह कहता है कि रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, फिर वो चाहे सरकारी हो या निजी क्षेत्र की, आने वाले समय में जिस तरह की योजनाएं सरकार ने रेल मंत्रालय के तरफ से हमने सुनी है, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए मैं लग रहा है कि रेलवे में फिर वो कोचेस बनाने वाली फैक्ट्री हो या फिर विस्तार योजना हो भारतीय रेल को लेकर के, या फिर एंटी कोलिजन सिस्टम जो सिग्नलिंग सिस्टम होती है वो हो, या फिर आधुनिक तकनीक से बनाने वाली नए ट्रेन, हाई स्पीड कॉरिडोर्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह जो भी हो। रेलवे स्टेशन का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। तो ये पूरा समीकरण अगर मैं सामने रखता हूं तो हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए शेयर यानी कि डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कंपनियों ने रुझान पिछले 1.5-2 साल में दिया है, उसी प्रकार का रुझान आने वाले समय में लंबी अवधि के लिए रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां देगी। तो ये निर्भर करता है कि आपने किस दृष्टिकोण से कौन सी कंपनी में निवेश किया है। तो ये आरवीएनएल पर ये व्यू आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक को जोड़ेंगे। पुणे से गजानन हमारे साथ हैं। गजानन जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्ते सर, मैं ईटी नाउ का दर्शक हूँ और ये बहुत मेरा फेवरेट चैनल है। सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। सर मेरे पास आईटीसी के जी सर, मेरे पास आईटीसी के 50 शेयर है 210 के से, और मैं चाहता हूँ कि ये 2-3 साल का नजरिया मेरा है, तो इसका क्या कैसा करूँ या फिर निकल जाऊँ। 2 से 3 साल का नज़रिया है और हम उम्मीद करके ये चल रहे हैं कि 2 से 3 साल पहले कम से कम इन्होंने शेयर लिए होंगे और शेयर ने रिवॉर्ड भी किया। हमने 500 रुपये के आसपास तक के स्तर देखे। गौरांग, आईटीसी आप ही व्यू दीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि जब से होटल कारोबार के डीमर्जर वाली जब वो खबर आई उसके बाद बिल्कुल शेयर रेंज में ही चला गया। अगर आप पिछले 3 महीने देखेंगे तो बिल्कुल टाइट नैरो रेंज में ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 435-40 के बीच के भाव अभी तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या 2-3 साल और देना ठीक है, या फिर चूंकि इनके पैसे डबल से तो ज्यादा हो ही रहे हैं तो यहां से मुनाफा वसूली कर लें और किसी बेहतर मौके की तलाश करें बाजार में। तो अभिषेक, गजानन जी को भी हमारे तरफ से दिवाली और नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। पहले तो अच्छे स्तर पर निवेश, हालांकि संख्या कम है, और इसी तरह के स्तर के आसपास जहां पर इनका निवेश है 210 के आसपास, हमने हमारे चैनल 18 नाउ स्वदेश पर भी शायद राय दी होगी और बाकी अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी हमने ये जताया था कि ये एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन का दौर के बाद आईटीसी का शेयर जब निकला 200-210 के पार, तो हमने 265-275 के स्तर देखे, फिर वहां पर कंसोलिडेट हुआ, वहां से निकला तो फिर 450-500 के स्तर देखे। फिलहाल तो बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, और मैं इनको ये भी राय दूंगा क्योंकि इनके पास संख्या कम है और इनका निवेश का स्तर करीबन, पहले निवेश का स्तर 210 का है, मौजूदा स्तर करीबन 435-440 के आसपास। अगर इनके पास निवेश लायक रकम है या पूंजी है लंबी अवधि के लिए, जो ये बता रहे हैं 2-3 साल के लिए, तो मैं इनको ये राय दूंगा कि आप अपने निवेश को बढ़ाएं, केवल मात्र 50 शेयर पर सीमित न रखें। हमारा अनुमान ये कहता है कि भारत एक खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा अभिषेक, और जिस प्रकार से खपत बढ़ रही है उसके आधार पर हमें लग रहा है कि इनके जो अलग अलग कारोबार है इसमें सकारात्मक आंकड़े आएंगे, और ये सकारात्मक आंकड़े शुद्ध मुनाफा में अच्छी तरीके से वृद्धि करेंगे। तो पहले तो बने रहें,
निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए तो धीरे धीरे करके और जोड़ते जाए और अपना निवेश बना करके रखे, क्योंकि इनका नजरिया 2 से 3 साल का है। हमारे साथ अगले दर्शक उदयपुर से जुड़े हैं देवेंद्र कोठारी जी। देवेंद्र जी नमस्कार, पूछिए आपका सवाल। हेलो जी देवेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। सर, मैंने 500 शेयर इंडिया सीमेंट के 205 रुपए में खरीदे। हेलो, ठीक है जी जी, तो ये आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है क्या? जी ठीक है, तो रत्नेश जी आप ही सलाह दीजिए फिर। इंडिया सीमेंट शॉर्ट टर्म के लिए लिया था 205 पे और मुनाफा तो हो रहा है। अभी ये स्टॉक 214 पे आ चुका है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, स्टॉप लॉस इन है, थोड़ा रिवाइज कर लेना चाहिए या फिर अभी भी इन लेवल्स पर बने रहें? रत्नेश जी आपसे सवाल होगा इंडिया सीमेंट पर। भी बात नहीं हो पा रही है, फिर गौरांग आप सलाह दीजिए। वैसे तो ये शॉर्ट टर्म निवेशक हैं, लेकिन इंडिया सीमेंट अभी इन स्तरों पर आपको कैसा लग रहा है और तेजी के लिए रुकना चाहिए? देखिए पूजा, शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और अगर आप कारोबार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं छोटी अवधि के लिए, तो आपकी जोखिम झेलने की क्षमता उससे भी 100 गुना ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि और आपको अनुशासन रखना चाहिए। नुकसान हो रहा है करके आप अनुशासन का उल्लंघन करते हैं तो शायद आपका नुकसान बढ़ सकता है। तो इनका छोटी अवधि के लिए जो प्रश्न है उस पर मैं तो सक्षम नहीं हूं, क्योंकि मैं बुनियादी तर्क के आधार पर मापदंड करता हूं कंपनियों का, और उसी तर्क के आधार पर अगर लंबी अवधि का निवेश है इंडिया सीमेंट में तो ये बने रह सकते हैं। लंबी अवधि का तात्पर्य या मतलब होता है कम से कम साल, 1.5 साल या उससे ज्यादा। 3-6 महीने या फिर 1 हफ्ता लंबी अवधि नहीं होता है, ये बहुत ही छोटी या समय की कारोबार होता है ये। हमारा अनुमान ये भी कहता है पूजा कि सीमेंट की खपत जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी। हालांकि 5 राज्य के चुनाव और उनके नतीजे दिसंबर के पहले हफ्ते में, और अगले साल एक बहुत बड़ा चुनाव, तो सरकार के तरफ से जो खर्च होता है ढांचा खड़ा करने के लिए, निर्माण कार्य के लिए, वो धीमी गति पर जा सकता है जैसे जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा। लेकिन उसके पश्चात जो योजनाएं हैं और जिस प्रकार से हमारी विकास दर को आगे बढ़ाना है, उसके लिए जरूरी होगा कि मौजूदा ढांचा और नया ढांचा हम खड़ा करें और आधुनिक बनाएं उनको। तो लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे, अन्यथा छोटी या मध्यम अवधि में मैं सक्षम नहीं हूं टिप्पणी करने की। कुछ और नोएडा से अश्विन सक्सेना हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अश्विन जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर नमस्कार। सर मैंने 2000 शेयर लिए थे टीटागढ़ वैगन के 290 के रेट पे। तो अब पोजीशन ये है कि क्या बात है। तो सर अब क्या करना है? होल्ड करना है इनको या इनकैश करना है या पार्टली इनकैश करना है? ये सजेशन मुझे आपसे चाहिए सर। पहले तो आपको अश्विन जी बहुत बधाई, क्योंकि आपने बढ़िया क्वांटिटी में एक बढ़िया शेयर लिया और क्या कमाल के रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। मतलब 3 गुने आपके पैसे तो हो ही गए हैं, तो तनाव तो है नहीं आपको, इस बात की टेंशन नहीं है कि पैसे कितने बनेंगे नहीं बनेंगे, ये एक दूसरा सवाल हो गया। अब होल्ड करना नहीं करना है इसके बारे में व्यू समझ लेते हैं। गौरांग सर, टीटागढ़ रेल एक बहुत ही शानदार रफ्तार हमने देखी है इस शेयर में भी, तमाम रेलवे शेयरों के साथ साथ, और इनके जो भाव हैं 290 वाला शेयर हो गया है अब 830 रुपए के आसपास का। लगातार तेजी है। नुआमा की कुछ दिन पहले रिपोर्ट भी आई थी, वो 950 के आसपास के टारगेट सुझा रहे थे। तो इसमें निवेशित रहना है या फिर समझदारी ये होगी कि 2000 शेयर हैं तो 1000 शेयर बेच के प्रॉफिट टेकिंग कर लें, बाकी 1000 शेयर बनाए रखें? क्या करना चाहिए अभी? अभिषेक, अभी शुरुआत में आरवीएनएल को लेकर के एक प्रश्न था और मैंने विस्तार रूप में पूरे रेलवे क्षेत्र को लेकर के एक बहुत ही समझने वाली टिप्पणी करी थी। पहली बात, वहां पर मैंने सरकारी कंपनियों का भी जिक्र किया था और निजी क्षेत्र का भी कंपनियों का जिक्र किया था। सक्सेना जी ने बहुत ही सुलझे हुए तरीके से, सक्षम मात्रा में
एक अच्छी कंपनी में निवेश किया और उसके फलस्वरूप इनको इतना शानदार मुनाफा हो रहा है। दिक्कत की बात अभिषेक ये है कि कवरेज दी है टीटागढ़ रेल के ऊपर, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक सुझाव जो इन्होंने मांगा है, ये सुझाव के ऊपर मैं कुछ रोशनी डाल सकता हूं, बशर्ते कि ये अपनी समझ के हिसाब से काम करते हैं। देखिए, शेयर बाजार में अभिषेक हम पैसे निवेश करते हैं ताकि हमारी पूंजी में वृद्धि हो और साधारण 15-20% सालाना अगर हमें मुनाफा मिलता है हमारे निवेश के ऊपर, तो वो एक अच्छा मुनाफा माना जाता है हमारे हिसाब से। 200 मेरे ख्याल से 210 या 250 के आसपास इन्होंने 2000 शेयर खरीदे हैं। 830 का मौजूदा स्तर प्रति शेयर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये 1000 नहीं, अगर 500 शेयर में भी ये अपनी सोच लगा करके बिकवाली की राय बनाते हैं, तो इन्होंने जो पूंजी निवेश करी थी वो तो घर आ जाएगी, लेकिन उसके ऊपर भी एक शानदार इनको मुनाफा मिलता है। तो आप अपने समझ के हिसाब से काम कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि थोड़ी बहुत संख्या, यानी कि जो पूंजी आपने निवेश की थी 2 साल पहले या 3 साल पहले इस शेयर में, उसके ऊपर 20% मुनाफा जोड़ करके उतनी मात्रा में, उतनी संख्या में अगर आप शेयर बेच देते, तो इससे क्या होगा कि आपके पास बाकी बचे हुए जो शेयर है वो निःशुल्क हो जाएंगे। इससे आपको चिंता नहीं रहेगी कि शेयर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं और 2 रोटी ज्यादा खा सकते हैं। विशेष रूप में कवरेज नहीं अभिषेक, इसलिए टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, कवरेज नहीं है, लेकिन आपने जो बात कही ना बिल्कुल वो पते की बात है। और ये सिर्फ इस शेयर पर नहीं, बल्कि आपके पास जो भी बाकी शेयर हो, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो उसमें अप्लाई होता है। और सेक्टर के बारे में आपको व्यू दे दिया था गौरांग सर ने। एक टेक्निकल नजरिया भी ले लेते हैं शेयर पर। रत्नेश, टीटागढ़ रेल कहां पर स्टॉप लॉस लगा के अगर मन हो रखने का इस शेयर को, तो स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? सपोर्ट लेवल्स कौन से हों जिसको फॉलो करना चाहिए? अगर इनको रखना ही है तो 680 रुपए का एक नई तरफ से स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं। तो 80 रत्नेश थोड़ा ज्यादा डीप नहीं हो गया? क्योंकि इनकी खरीदी काफी नीचे की है, तो मेरे हिसाब से अगर ये बने रहेंगे उसके पहले इसमें मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी। उसके नीचे ही थोड़ा सा बड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने इनको वो स्टॉप लॉस सुझाया है। जैसे सर ने, गौरांग सर ने बोला, अगर कुछ पार्शियली बुक कर लेंगे तो 680 के भी नीचे बेचेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होगा। यहाँ से अगर ये स्टॉक वापिस से कहीं पे भी 870-80 के ऊपर निकलेगा तो फिर वापिस भी 4 डिजिट्स में हमको देखने को मिलेगा। गौरांग सर, आपसे एक नज़रिया चाहेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इस खास तौर पे इस खबर का, ट्रांसमिशन सेक्टर में जिस तरह की पीएलआई स्कीम की तैयारी हो रही है और पहले से ही बहुत सारी योजनाएं और पीएलआई सपोर्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिल रहा है, किस तरह से देखते हैं और कहाँ रखनी चाहिए नजर? बहुत ही सकारात्मक और सूझबूझ समझ के साथ मेरे ख्याल से सरकार अपनी नीतियों का आयोजन कर रही है और धीरे धीरे करके जमीनी स्तर पर इसको लागू कर रहे हैं। प्रशांत, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आने वाले 3 या 5 सालों में मौजूदा जो ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है उसमें करीबन 360 या 370 जिगावाट्स एक बहुत बड़ी मात्रा होती है प्रशांत। ये नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ने की बात सरकार कर रही है। अब जाहिर है, जब आप इतनी बड़ी मात्रा में नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ेंगे, फिर वो चाहे वायु से होने वाली ऊर्जा हो, सूर्य किरण से उत्पादन करने वाली ऊर्जा हो, या फिर कन्वेंशनल हाइड्रो या फिर कोल ड्रिवन हो, आपको ऊर्जा उत्पादन करने वाली जगह से इस ऊर्जा को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए जरूरी पड़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर्स वगैरह वगैरह। और जो मात्रा में अभी आपके सहयोगी बता रहे थे हम इंपोर्ट करते हैं, तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, ये सब योजनाओं में मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो इसमें से कुछ कंपनियां जो मेरे ध्यान में आ रही हैं, जैसे अभी आपके स्क्रीन पर BHEL के कंपनी का फ्लैश हो रहा है, उसके साथ साथ जो ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स बनाती है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग की कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर KEC इंटरनेशनल है, L&T जैसी कंपनियां हैं। इनको फायदा मिल सकता है अगर वास्तविकता में ये हकीकत बन जाती है।